सभी साथियों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू करने का प्लान बनाया है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं, या समाज में अलग अलग तरह के बदलाव देखना चाहते हैं और या फिर खुद उस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ऐसे लोगों से बात की जाए और उनसे उनके अनुभव शेयर किए जाएं। आप लोगों को बताया जाए कि ग्राउंड लेवल पर उन लोगों ने उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए क्या किया है और उनके अब तक के अनुभव क्या रहे हैं। हमने जनता सरकार मोर्चा निडर जेएसएम में जो ट्रेनिंग्स शुरू की थी, उन ट्रेनिंग्स का भी क्या कोई लाभ हुआ है या फिर उससे भी कुछ हासिल हुआ है, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपके बीच में ऐसे योद्धाओं को लेकर के आते रहेंगे जिन्होंने अपने अपने गांव पर, क्योंकि देखिए ये जो विषय है जिसको हम भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने की बात कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भारत क्या है। और जब हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताते हैं कि गांव ही भारत है, असल में तो गांव की परंपरा ही भारत है। आज हमारे बीच में हमारे साथ करनाल जिले के गांव खिराजपुर से करणपाल सिंह अवेलेबल हैं आपके सामने जो हैं, और मैं स्वागत करता हूं करणपाल जी का। नमस्कार जी। करणपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे निडर इंडिया चैनल पर। दूसरा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जनता सरकार मोर्चा में जुड़ने से पहले भी आपके साथ आपके गांव के कुछ साथी थे, उसमें वीर सिंह का नाम आता है, सोनी भारतीय का नाम आता है, जिसमें आप लोगों के बारे में हमने काफ़ी पहले चर्चा सुनी है कि राजीव दीक्षित के मतवाले कुछ लोग हैं। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जनता सरकार मोर्चा में जुड़ने से पहले आप लोगों का जो ग्रुप था और आप लोग जो गांव में काम कर रहे थे, वो किस किस तरह की बातचीत रहती थी और क्या आपके अनुभव रहते थे उस दौरान? नमस्कार जी सभी को। असल में जी राजीव दीक्षित जी को मैंने 2016 में सुना था। ठीक है। और वो सुना था सोनी भाई के माध्यम से, जो अपने गांव के भाई हैं सोनी। होता क्या था, मेरे पास छोटा फ़ोन होता था उस वक्त, नोकिया का X201 कीपैड में, और व्हाट्सएप उसमें पता नहीं क्या ट्रिक लगा के स्टार्ट ही किया था। बड़ा फ़ोन नहीं होता था क्योंकि ना तो इतना उस टाइम फ़ोन का क्रेज था, ना ही दूर थे फ़ोन से बिल्कुल ही। ठीक है। तो सोनी भाई वीडियो भेजते, तो मैंने वीडियो सुनी, एक दो वीडियो सुनी, और सुनने के बाद फिर मैं गहराई में गया, राजीव भाई को सुना जितना पॉसिबल हो सका। तो उसको सुनने के बाद एक क्या यार, ये तो किस भ्रम में हम जी रहे हैं, आज हम हैं कहाँ। असल में जो हम आजकल जिस समाज में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भी हमारे आसपास घटित हो रहा है, वो सारा का सारा ये कह लो कि हवा में हो रहा है। कुछ भी अपनी चीज़ नहीं है, सब का सब विदेशी है। जब राजीव भाई को सुना उसके बाद, तो उसको सुनने के बाद सोनी भाई, मैं और वीर सिंह भाई, हम तीनों का एक ग्रुप है गांव में। ठीक है। और तीनों साथियों ने सोचा कि यार क्यों ना गांव पे काम किया जाए, जैसा कि राजीव भाई बोलते हैं। ठीक है। तो उससे पहले धीरे 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 हमने जितना भी बदलाव हो सका अपने आप पर किया। सबसे पहले अपने घर में, अपनी रसोई में, जैसा राजीव भाई बोलते हैं, उसमें पूरा बदलाव जितना कोशिश हुई पॉसिबल हुआ उतना किया। थोड़ा अपने खेत में बदलाव किया। तो जी उसके बाद फिर गांव की व्यवस्था है, हमने देखा गांव में यार चारों तरफ बिल्कुल मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है। गांव की एक भी व्यवस्था, गांव की पानी की निकासी लगा लो, गांव में या जो ये कह लो कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से जो षड्यंत्र हो रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी अपनी पूरी नीतियां लेके गांव में आ रहे हैं, जैसे गाँव वालों को पता भी नहीं है, गांव वालों को पता नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल उसके अपरिचित हैं सभी के सभी। तो हमने सोचा यार कैसे समझाया जाए। तो लोगों के डायरेक्ट गए तो बात नहीं बनी जी बिल्कुल। तो होगा कैसे। तो धीरे 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 फिर लगभग समय आ गया 2019-20 का, जो ये अपना फर्जी महामारी का जो कोरोना काल आया। इसमें आपको जानता तो मैं पहले ही था 2006-07 के आसपास से, क्योंकि मैं आपसे पढ़ा भी हूँ स्कूल में, जो महमदपुर का सरकारी स्कूल है उसमें। लेकिन ये नहीं पता था कि वो आप ही हो। जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी वो डॉक्टर डॉट करके कर्मू पत्रकार के साथ, तो वीडियो आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन ये नहीं पता है कौन। तो मैंने सोनी के पास वो ऑडियो भेजी, आपकी शायद 27 मिनट की ऑडियो थी वो, जो वायरल हुई थी। बलारा बोल रहा हूँ, हाँ, आपके बच्चों को बचाने। जी जी जी। तो वो ऑडियो मैंने सोनी भाई के पास भेजी, और सोनी भाई ने बोला यार बंदा तो सही बोल रहा है, और सारी बातें जो राजीव दीक्षित जी बताया करते थे विचार भी वही है।
फिर उसने एक बात बोली, इसका अच्छा पता करिए आइडिया तेरे पास आई कहाँ से और ये बंदा कहाँ मिल सकता है, मिलेंगे यार इससे जरूर। तो नहीं मिल पाए। थोड़े दिन बाद वो अपना फर्जी महामारी और आपकी गिरफ्तारी, वो सारा का सारा प्रकरण मत बोलो ये वीडियो उड़ा देंगे आपकी। उस दौर में कह दो, उस बीमारी के दौर, ठीक है जी, ठीक है, महामारी के दौर में, हाँ, तथाकथित महामारी, फर्जी मत बोलो, फर्जी कहते ही तो ये पूरे चैनल पे अटैक मार। तो जी फिर वो सारा का सारा प्रकरण हुआ, आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद फिर अपना ये काम चालू। और उसके बीच में ही जो ये स्मार्ट मीटर का लेकर आए गांव गांव में, सारी की सारी ये स्कीम लेके आए। तो हमें इसका पता चल गया था पहले, ये कुछ आपके माध्यम से, कुछ राजू भाई के माध्यम से सुना और सारी बातें पता थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझा। तो जो स्मार्ट मीटर वाला था उसका हमने विरोध किया था गांव में, लोगों को बताया, पहले बताया लोगों को कि असल में है क्या। तब तक गांव में लोग ये सोचने लग गए थे कि जो लड़के हैं कहीं ना कहीं काम तो ठीक कर रहे हैं। उस वक्त लोगों को बहुत मना किया कि यहाँ पे मत लगवाओ, इसके आने वाले इसके जो साइड इफेक्ट हैं बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन जिन्होंने मानी वो आज धन्यवाद भी कर रहे हैं, कहते हैं यार बहुत बढ़िया थे। और जिन्होंने नहीं मानी अब वो भी कह रहे हैं यार तुम सही थे, उस वक्त ठीक कह रहे थे। तो कोई ना जी, जिसने मानी उसका भला, नहीं मानी तो आप मान जाओ, क्योंकि आगे भी आ रहे हैं, ये तो आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों के बारे में बताया जी, सारी सब के बारे में बताया। तो फिर वो दौर आ गया कि वो जो स्मार्ट मीटर का था, तो उसमें हमने तब तक लोग बोलने लगे कि लड़के काम तो ठीक कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि यार गलत है। स्मार्ट मीटर के बारे में बताया भाई, आने वाले समय में, उस वक्त हमने बताया, पूरे गाँव का इकट्ठा हुआ था, SDM भी आया था बलकन करनाल का, जो हमारा सब डिवीज़न पड़ती है नेवल यहाँ का। तो उसको बिठा के, बिल्कुल गांव के भाई हैं, अमृत सरदार हैं वो, उसकी बैठक में बिठा के पूरे गांव चारों तरफ था, गांव की औरतें भी थी, और यही महीना था लगभग, बरसात का समय था, पूरी बरसात हो रही थी। उसको पूरा समझाया था बैठा के, SDM को भी, कि भाई ऐसे ऐसे होगा। और वो उसने बोल दिया यार ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि चिप है इसमें, या इसमें ये कह लो कि वो ये क्या जो फोन में डलती है नंबर वाली सिम, माइक्रोचिप या सिम कह लो, कि सिम भी। हमने उसको पूरा बताया भाई इसमें अंदर सारी चीज़ें हैं, अगर आप बोलो तो हम आपको खोल के बता सकते हैं। तो उसने खोलने से मना कर दिया, नहीं नहीं पीछे से कंपनी ये सील्ड आती है, इसको हम खोल नहीं सकते। मगर हम खोल के बताएंगे आपके सामने और लाइव बताएंगे अगर आप मानो तो। और आने वाले समय में इसके ऐसा होगा कि भाई कुछ दिनों के अंदर सारा का सारा, अगर 24 घंटे के बाद अगर आपका बिल ड्यू हो गया ना, तो ऑटोमेटिक बिजली कट होगी। तो बोल रहे कि ये नंबर है 1930 है, पता नहीं 1907 है भाई, इस पे टोल फ्री नंबर है, तुरंत समाधान होगा, मगर अभी कॉल करो। तो उसके सामने लाइव कॉल करी तो किसी ने कॉल नहीं उठाई हो, मगर ये देख लो अभी तो स्टार्टिंग है, और जैसे ये पूरा इम्प्लीमेंट में आ गया उसके बाद क्या लोग आप सोच सकते हो। तो जी उस वक्त गाँव से सब के सब वो भगा दिए, और आसपास के गाँव ने, महमदपुर ने, नवीपुर ने, जडोली ने, बजीतपुर ने, 6-7 गाँव ने विरोध कर दिया था। और उस वक्त शायद अम्बाड़ा में हमारी GSM की पहली ट्रेनिंग थी। हाँ, वो शायद आप लोगों की मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आप लोगों ने जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने वो सारे मीटर सड़क पे डाल के और मतलब फेंक फेंक के मार दिए थे, और जलाने की बात कहते थे कि हाँ, वो बोल दिया था SDM को भैया तो चले जा, जो ठेकेदार था SDM के, ठेकेदार से बात नहीं बनी, क्योंकि ठेकेदार के पास जवाब नहीं था। वो वीडियो मेरे पास आज भी पड़ी है, मैंने अपने चैनल पे डाल दिया, यूट्यूब वाले पे, छोटा बनाया था उस वक्त। आपका यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है? राजीव दीक्षित KVS के नाम से है। KVS? हाँ, राजीव दीक्षित KVS का मतलब है करणवीर सिंह सोनी। KVS का मतलब ये था। तो उस पर डाली थी, उसमें भी क्या था, सारे के मैंने 5 सवाल किए थे उससे कि भाई इन 5 सवालों का जवाब दे दो, हम मीटर लगवा लेंगे गांव में। क्या 5 सवाल थे वो? उनमें ये सवाल थे जी, जो सबसे पहले जो मेन सवाल थे वो ये थे कि भाई हमें ये बता दो कि आने वाले समय में आप बोल रहे हो कि 30 दिन, हम आपको 30 दिन छोड़ो 15 दिन का समय देते हैं, 15 दिन तक में अगर बिल नहीं भरा तो मीटर या बिजली नहीं कटेगी, लिखित रूप में दे दो। दूसरी बात कि भाई ये सारे के सारे जो बेरोजगार लड़का है जो गांव में हमारे पास के महमदपुर का लड़के लगा था, जो रीडिंग लेने आता था, इसके बाद ऑटोमेटिक रीडिंग फ़ोन पे मैसेज आएगा ना, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा, भाई कितना किस चीज़ के चार्जेस लगे हैं, पूरा का पूरा जो ब्रेक पूरा का पूरा कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं आएगा। तो हम बिल कैसे भरेंगे ये लिखित रूप में दे दो कि भाई पूरा हमें पूरा का पूरा वो मिला इसके ब्रेकडाउन कि भाई कैसे कैसे किस चीज़ के चार्जेस लगे हैं। एक एक बिल में अगर 1000 बिल आया, 1000 रुपये आया है तो 1000 रुपये किस किस चीज़ के हैं, यूनिट की कितनी खपत है, इसमें चार्जेस कैसे लगे हैं। और उसमें उसी वक्त एक पंचायती टैक्स के या सरपंची के पता नहीं कुछ ऐसे टैक्स लगते थे, मगर ये टैक्स किस चीज़ का है,
हमें लिखित रूप में दे दो, आप दे दो, आपका एसडीएम दे दो, आपका जीआई दे दो, जो मर्जी दे दो, लिखित रूप में चाहिए। एक दो सवाल और थे, मेरे ध्यान नहीं है, वीडियो में हैं वो सारे। तो उन्होंने एक भी सवाल का जवाब दिया, गोलमोल बातों को घुमाते रहे सारी की सारी को। और इसमें एक दो सवाल और बनते हैं, आपके गांव में यदि मीटर लग रहा है तो जी जी, उसमें एक सवाल ये बनता है कि जो मीटर आज तक लगे हुए हैं, क्या वो मीटर गलत है? जी अगर जी, वो मीटर गलत है तो आज तक उनके हिसाब से हम बिल जो भर रहे हैं पहले हमारा वापस वो करो, और अगर वो मीटर ठीक है तो फिर नए क्यों बदले जा रहे हैं, और अगर नए बदले जा रहे हैं तो उनकी पेमेंट फिर कस्टमर से, कंज्यूमर से क्यों ली जा रही है? और ये पहले मीटर बदले ये आए, ये बदल के अब नए आ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा, इसको अब समझिए। और सारे के सारे अडानी ग्रुप के ही क्यों हैं, ये भी बड़ा खेल है। जितने भी नए मीटर हैं वो या तो अडानी ग्रुप के होंगे डायरेक्टली, नहीं तो जिस भी सब्सिडरी कंपनी के होंगे उसका जो मालिक रहेगा वो अडानी ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब आपकी बात से एक सवाल और याद है, जो मैंने उससे पूछा था, जो आपने बताया कि भाई ये पुराने मीटर हैं जो डिजिटल हैं, तो इसमें क्या खराबी है, जबकि वो अभी 1 या 1.5 साल पहले ही लगे थे। इसमें ये मीटर है जो आपने उतारा, 1-2 मीटर उन्होंने उतार लिए थे जब तक गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव के बाहर का चौंका उसी पे इकट्ठा कर लिया था। भाई ये मीटर है, इसमें हमें खराबी निकाल के दिखा दो, टेक्निकल कोई भी हो, आपका जो भी एक्सपर्ट हो उसको बुला लो, इसमें क्या खराबी है वो निकाल दो, हम ये मीटर लगवा लेंगे। और उससे पहले मैं ये डिजिटल भी लगाने से पहले हमने तब भी बोला था, जो गांव अंदर लगते थे घरों में, वो उसमें वो चरखी सी घूमती थी पुरानी, हाँ घूमने वाली, वो भाई उसमें भी कोई कमी नहीं थी। वो सारी उम्र हम जब छोटे थे तब से वो लग रहे थे, और हमारे उम्र अब 25-30 साल हो गई है, तो भाई अब तक वो ऐसे कैसे थे, लेकिन वो उतार के अब तुमने फिर डिजिटल लगाए। अब डिजिटल को 1-1.5 साल हुआ, अब ये उतार के अब तुम ये लगा रहे हो स्मार्ट। बड़े कमाल की बात ये थी कि वो जो चक्री वाले मीटर थे उनके टाइम पे जो बल्ब हुआ करता था वो हीटिंग वाला बल्ब होता था, फिलामेंट वाला, 100 वाट का, 40 वाट का। उस टाइम पर बिल थोड़ा आता था, और जब अब एलईडी सबके घरों में आ गया है जो कि बिजली खपत ही नहीं करती, 8-8 वाट की, 10-10 वाट की, और उसमें बिल जो है वो 5-5 गुना और 10-10 गुना बढ़ गया है। ये एक कमाल की रीडिंग की बात है इसमें। तो ये तो हो गया मीटर वाला मसला। एक दूसरा मसला मैंने सुना था कि आपने गांव के अंदर टीचर्स की मतलब आपके गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें एक भी टीचर नहीं था, सारे टीचर्स का तबादला या छुट्टी ऐसा कुछ हो गया था, और तब आपने स्कूल की कमान संभाली थी। और दूसरे नंबर पे गांव में स्कूल के अंदर सफाई का कुछ एक अभियान चला था, उसके बारे में भी आप बताइए कैसे क्या किया था वो जी। कुछ। वो भी ऐसा था जी, क्योंकि बातें तो देखो सारी समझ में है डॉक्टर साहब जी, और सारी समझ में भी आ रही है, और दुख भी अंदर है कि करें कैसे, लेकिन फिर अंदर से विचार ये भी आता है यार अकेले नहीं कर पाएंगे और एक साथ नहीं कर पाएंगे, और गांव को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। अकेले दौड़ेंगे तो मात खाएंगे, और वो बोलते हैं ना कि मुंह की खाएंगे और नीचे गिरेंगे, और फिर ऐसा गिरेंगे कि दोबारा उठ नहीं पाएंगे। तो इसमें गांव वालों को बताया, गांव के साथी भी कहीं साथ आए, और जब सबसे पहले तो क्या था जी, पिछले साल की ही बात है जो आपने बोल ली है, गाँव के अंदर स्कूल के अंदर वो कांग्रेस घास होती है जो, वो उसकी चारों तरफ पूरी चढ़ी है। और एक दिन तो ऐसा हुआ, गांव के स्कूल में जो मिड डे मील बनता है उसके पास में ही ऐसा ही कबाड़ था, उससे सांप निकल गए, छोटा सा लगभग इतना बड़ा सांप होगा, वो निकल गए, और जो कढ़ाई होती है जिसमें खाना बनता है उस खाने की कढ़ाई में वो मिला, गिर गया वो मिला। बस बात ये थी कि जी तब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया था, वो कढ़ाई रखी थी धो धा के, उसमें छोंक छांक जो भी लगाते हैं वो लगाना बस शुरू करने वाले थे, तो खाना बनाने वाली ने देख लिया जो गाँव की, तो वहाँ से बात खटकी, यार अगर ये खाना बाई चांस बच्चे खा लेते हो, 70+ बच्चे थे स्कूल में, तो क्या होता। तो जी फिर मैं, सोनी भाई, वीर सिंह भाई, मेरे अमित भाई हो रहा गाँव से, अभी वो पिछले साल से ही हमारे साथ आए हैं, सारी बातें देखे। बंटी नाम, अमित सही नाम है, उनको बंटी बोलते हैं गाँव में। तो जी फिर उसकी साफ सफाई हमने शुरू कर दी, मगर यार अपने खेत में तो काम करते हैं हम, और ये भी तो हमारा ही है। तो जी उसमें साफ सफाई करी, लगभग 5 से 6 दिन लगातार करी, पूरा का पूरा घास पहले वो पाड़ा हाथों के साथ, फिर उसको उठा के पीछे एक साइड में। तो इसी को हमारे इस काम को देखते हुए कई भाइयों ने बोला भी, अरे भाई क्या कर रहे हो, मगर आपके सामने सफाई कर रहे हैं, आ जाओ। कईयों ने मजाक उड़ाया और कई साथ में भी आए। और एक भाई तो ऐसा है, स्कूल के सामने कह रहा हूँ, पूर्व सरपंच रह चुके हैं, कुलविंदर सरदार, उन्होंने अपना ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे जो डाला जुड़ता है बुग्गी सी, वो दे दिया, लेके आया, भाई इसमें सामान ये कबाड़ा लोड करो और पीछे डाल के आएंगे, चलो।
तो इससे ये बात सीखने को मिली जी, अगर काम कुछ शुरुआत करें ना तो लोग साथ में आएंगे, साथ में आ जाते बस आपको निकलना पड़ेगा अपने घर से और काम के लिए, उसके लिए आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी, तो लोग आपको बहुत मिलेंगे। तो जी वो किया। उसके बाद फिर एक टीचर है स्कूल में, तीन टीचर थी जो कागजी तौर पे हैं, और 70 बच्चों के ऊपर 3 टीचर हैं। कागजी तौर पे? कागजी तौर पे थी। कागजी तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें से 2 टीचर आती नहीं थी। अच्छा, वो सीसीएल वगैरह ले रखी होंगी? हाँ हाँ, वो मतलब उनके बच्चे हो गए होंगे। हाँ, आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, टीचर रह चुके होंगे। लेडीज टीचर जो है वो सीसीएल ले लेती हैं। हाँ हाँ, 2-2 साल की छुट्टियां होती हैं, तनख्वाह मिलती है। और उनमें से एक ने तो ये बोल के ली थी कि मेरे ससुर जी बीमार हैं, उनको कैंसर है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। दूसरी ने ये बोल के ली थी कि भाई वो शायद प्रेग्नेंट थी, बच्चा, हाँ। तो भाई मुझे चाहिए। बची एक टीचर, तो वो 70 बच्चों को कैसे संभाले। तो हमने मेरा लड़का है 5.5 साल का जी, 6 साल का हो चुका है, तो पिछले लगभग 1.5 साल से उसका एडमिशन कराया हमने। मैंने, सोनी भाई ने, हम वीर सिंह भाई के महमदपुर पढ़ते हैं सरकारी में, उसके बड़े बच्चे हैं, और अमित ने। तो मैं कहा भाई जब ये पूरे के पूरा सारा बदलाव ही लाना है तो क्यों ना हम अपने उससे शुरुआत करें। अपने बच्चों को उसमें एडमिशन कराया, और यहाँ तक कि ये भी बोल दिया टीचर को, अगर आप लोग चाहते हो, मेरी घरवाली पढ़ी लिखी है, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए भाई, अगर आपकी सहायता जो भी हो सकती है तो ये करा देगी, क्योंकि ये टीचिंग लाइन में इसका इंटरेस्ट भी है, और वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी पहले अपने मायके में। हाँ, उन्होंने हाँ JBT BA कर रखी है, और टीचिंग एक्सपीरियंस भी है 6 से 7 साल का। तो मैं कहा जितनी हेल्प हो सकेगी ये कराएगी। 1-2 दिन उन्हें कराई भी है। तो फिर हमने शायद आपसे पूछा था उस वक्त कि क्या कुछ कैसे होगा, 1-2 साथियों से और पूछा जिसको इनके बारे में पता है, तो पूरे गांव की ग्राम सभा के नाम पे हमने लेटर लिखा, भाई इतने दिन का समय दे रहे हैं हम, ग्राम सभा समय दे रही है आपको। शायद वो 2-3 BO DO, 1 पंचकूला, 3 जगह भेजी थी हमने, भाई 7 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर जो टीचर ये छुट्टी लेके गए, इनकी जगह या तो दूसरे भेजो, नहीं इनको दोबारा से इनकी ड्यूटी पे लेके आओ, इनको वापस बुलाओ, नहीं अगर इनकी जैनमन प्रॉब्लम है तो जैनमन प्रॉब्लम सर्च करके पूरी की पूरी तहकीकात करके तो इसके बाद दूसरे टीचर की नियुक्ति की जाए, क्योंकि बच्चों का भी सिस्टम खराब नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। 70 बच्चे पढ़ते हैं जी। इससे होता क्या है जी, गांव वालों की सोच में इतना फर्क आता है कि यार सरकारी जो आजकल है सभी की, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, असल में पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाने वाले की मनसा नहीं है जी। ठीक है, जो टीचर हैं उनकी मनसा नहीं है पढ़ाने की। उस पे हम करेंगे, टीचर्स के ऊपर हम जी टीचर्स का भी लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो जी फिर 7 दिन का समय दिया, और 7 दिन से पहले ही वहाँ पे टीचर भी आ गए थे। ये है जी पावर ग्राम सभा की लिखित में देने की ये ताकत है। जब हमने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर यदि आप अपने हमारे स्कूल के अंदर टीचर भेज दोगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम अब कमांड अपने हाथ में ले लेंगे स्कूल की, गांव वाले, और गांव वाले जैसे मर्जी चलाएं, गांव के खुद बच्चे पढ़ाएं इसमें, जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, तो भाई उनको रोजगार भी मिलेगा, जो फीस बड़े बड़े स्कूल में दे रहे हैं। तो इससे हुआ क्या जी, कई साथियों ने अपने बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनको हटा के गांव वाले स्कूल में भी एडमिशन कराया। ओके, इससे ये फर्क आया काफी बच्चों, काफी, हाँ, उन्होंने अपना बच्चों का दाखिला करवा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जी अब टीचर भी सुचारू रूप से आ रहे हैं और पढ़ाई भी चल रही है बच्चों की गाँव। अच्छा, तभी गाँव में पूरा वो चल रहा है? हाँ, गाँव में फिलहाल पहले से अब बेटर है, पहले से अब बेटर है। और अभी तो क्या है कि धीरे धीरे आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे, क्योंकि मैं आपके गांव के आसपास महमदपुर गांव में मैं पढ़ाया करता था, और मुझे याद है उन दिनों की बात है, जब प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं वो मेरे पास आकर स्पेशल बोला करते थे कि मास्टर जी थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, क्योंकि अगर आप इतना अच्छा पढ़ाने लग जाओगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो बिल्कुल यही लाइन थी उनकी कि दुकान बंद हो जाएगी। और उसके खिलाफ फिर मेरे खिलाफ पूरा पड़पंच रचा गया, मतलब मिड डे मील के आरोप लगाए गए। और आपके तो गांव के क्योंकि नज़दीक ही है, तो वो जो कुक हैं वो भी आपको बताएंगे। हाँ, जो महमदपुर से कौशल्या जी हैं शायद उनका नाम है, और वो बता देंगे कि भाई एक अंदर से थी, उनका नाम दिमाग से निकल गया, एक और थे जो एक तो सरपंच के घर के पास ही उनका घर था। हाँ। और वो बताएंगी कि 1.25 लाख रुपया असल में मैंने लेना था स्कूल से, मतलब मैंने एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ था। वो सब बातें चलो बाद की बातें हैं, उन सब पे तो हम नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप लिखित में कर रहे हो तो उसका भी असर होता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो अगला स्टेप आया था, मतलब एक तो हो गया स्कूल के लेवल पर जो इनका प्रयास था,
दूसरा मीटर के लेवल पर एक प्रयास था। एक और प्रयास उस मीटर वाले दौरान था कि आपने कुछ एक बोर्ड लगाया था घर के गांव के बाहर, एक बैनर लगा दिया था कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए। उस बोर्ड का क्या कहानी है उसकी, वो कुछ भी बताएं। उसी दौरान लगाया था जी, जब मीटर का विरोध किया था गांव में, और आसपास के गांव ने 5-6 ने आसपास के 7-8 गांवों ने मिलकर के ये कह दिया था कि अगर जो आप खिराजपुर को मना लो, खिराजपुर वाले अगर मीटर लगा लेंगे तो हम भी लगा लेंगे। यानी कि जो जनता सरकार मोर्चा की मुहिम थी उसका असर ये हुआ था कि आसपास के लोगों ने उस पूरी की पूरी मुहिम में ये मीटर लगवाने का पूरा विरोध कर दिया था और ये कह दिया था कि पहले आप खिराजपुर में लगा दो, फिर हम हमारे गांव में अपने आप लगवा लेंगे हम। तो ये एक तरह से नेतृत्व जो नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से समाज को देने की बात होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर आप लोगों ने कुछ जमुना में रेती का और माइनिंग का एक बड़ा खेल था, वहाँ ट्रक चला करते थे, उसके ऊपर भी बड़ा आपके गांव में अभी भी चल रहा है थोड़ा। क्या सीन था उसका? उससे पहले वो बताओ जो आप, उससे पहले एक आपके गांव में संवैधानिक चेतावनी लगाई थी। हाँ। वो भी ग्राम सभा के ऊपर लगाई थी हमने, क्योंकि ग्राम सभा को उस वक्त पूरा पता चल गया था असल में है क्या ग्राम सभा, पावर क्या है ग्राम सभा की। अगर इसको लेके आए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त उसमें यही लगाई थी जी, कोई भी स्मार्ट मीटर या कोई भी बिजली का टावर या कुछ भी जो सरकारी चीज है, अगर गांव वाले उससे मना कर रहे हैं तो बिना गांव वालों की मर्जी से आप गांव में एंटर तक नहीं कर सकता कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई प्राइवेट अधिकारी भी। अगर गांव के जो मौजूदा आदमी हैं, उसमें हमने लंबड़दार जी का जिक्र किया था, जो गांव के मौजूदा सरपंच थे उसका किया था, और भी जो गांव के बोलते हैं ना, गांव की पंचायत आदमी, गांव की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी से पूछे बिना यदि कोई गांव में एंटर कर गया तो अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होगा। ऐसा एक बैनर गांव के बाहर मेन गांव की एंट्री पे दोनों तरफ लगा दिया। एक तरफ तो वो आज भी लगा है। हाँ, यानी कि अधिकारियों की टांगे कांपा करती थी गांव में घुसने से पहले। और ये हुआ क्या से जी, अब मीटर लग गए हैं गांव में, कुछ एक ज्यादातर लग गए हैं। अब इससे ये होता है कि अगर सरकारी या सरकार में बैठे जो ये अधिकारी हैं, अगर किसी को ये बोले कि दबाना हो तो उनका दबाने का तरीका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा यहाँ पे क्या था। उसके बाद इलेक्शन था जी सरपंची का गांव में, सरपंची का इलेक्शन था। इलेक्शन के दौरान इन्होंने क्या किया कि भाई जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, चाहे वो मेंबरी का हो, पंची का हो, लंबड़दारी का हो या फिर सरपंची का हो, तो उसको सबसे पहले बिजली बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ेगी और स्मार्ट मीटर उसके पास होना चाहिए। और दूसरे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो भी गांव में सरकारी नौकर था या आंगनबाड़ी वर्कर थी या कोई डॉक्टर था, उनके घर सबसे पहले दबाव देके मीटर लगाया स्मार्ट। यस। एक और जिसका मान के चलो कि मीटर आग लग गई, मीटर सड़ गया, उसका वो पुराना उतार दिया और स्मार्ट लगाया। और लोगों ने बोला भाई हम स्मार्ट नहीं लगवाएंगे। तो कई दिन लोगों के घर में अंधेरा भी रहा जी। तो हुआ क्या, फिर धीरे धीरे इलेक्शन का दौर आया। इलेक्शन में आपको पता है जी, गांव पूरा का पूरा तितर बितर हो जाता है सारा। अगर एक मुट्ठी का कोई भी गांव है ना, बस उसमें इलेक्शन करा दो, राजनीतिक इलेक्शन होते हैं, तो पूरा का पूरा गांव बिखर जाएगा। बड़ा आसान है, सस्पेंड करके सरपंच को या किसी को भी, और एक इलेक्शन कोई भी मेंबर का या किसी का भी इलेक्शन करा दो, तो दोबारा से पूरा का पूरा आपका गाँव वही का वही उसी कंडीशन पे आ जाएगा। ये सरपंच के चुनाव से पहले संगठन देख लो और सरपंच के चुनाव के बाद फिर टूटा हुआ देख लो। इसको आप लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है। और फिर आपने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, जो माइनिंग और ट्रक वालों का तो हम बाद में करते हैं। उससे पहले नशे के ऊपर एक मुहिम थी, स्मैकियों के खिलाफ कुछ है। जो मेरा गांव है ना जी, वो यमुना बेल्ट के बिल्कुल सटे हुए हैं। लगभग ये बोलो कि 2 से 2.5 किलोमीटर यमुना नदी है मेरे गाँव से। और यमुना नदी से उस पार से जो नशे की तस्करी होती है वो दुबा के होती है जो पूरी। और आपको पता है, वैसे तो सबको पता है कि आता कहाँ से है, कैसे आता है। और मेरे गांव में भी खुद बहुत ज्यादा बच्चे इसका सेवन करने लग गए हैं, नशे का ही। और इतना बढ़ गया है कि अब तो 15-16 साल के बच्चे भी नशा करने लग गए हैं। क्योंकि गांव में वो बोलते हैं ना कि गांव के अगर पहले मोहल्ले में आएगा ना, तो मेरे घर में वो कब आ जाएगा, वो आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो इसके ऊपर भी हमने बोला जी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था बोलने का वो ये था कि जो हमारे खेत लगते हैं ना सारे के सारे, जो एक हम है, जो हमारा कुंबा है जी, गडरियों में से हूँ मैं, तो हमारे जो सारे खेत हैं वो यमुना बेल्ट में लगते हैं अंदर। ठीक। कुछ कच्चे में हैं जो यमुना के दरिया में आते हैं, कुछ पक्के में हैं। और वहाँ पे चोरियाँ बहुत ज्यादा होती हैं, ट्रांसफार्मर की चोरी, मोटर की चोरी, तारों की चोरी, यहाँ तक कि कसी खुरपे सब की चोरी। लोहे का कोई भी सामान, लोहे का कुछ भी सामान हो, नलका हो, कुछ भी हो जी, हाथी हो। शाम को नाका मोड़ के आए, नाके में कसी रख दी और सुबह वो कसी गायब।
बल्ब भी चोरी हो जाएगा, A to Z सब कुछ भी अगर बाहर रह गया ना खत्म है जी। तो जी इतनी संख्या बढ़ गई है चोरियों की, इतनी बढ़ गई, तंग आ गई जी बिल्कुल। करनाल भी एसपी को कई बार गांव वालों ने इकट्ठे होकर शिकायत करी और जगह भी करी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ जी। एक दो बार उन्होंने वहाँ पे पुलिस की गश्त लगाई और उसके बाद फिर वही फिर एक दो बार किसी को पकड़ा भी जी चोरों को, और वो चोर भी अपने गांव के, अपने पड़ोस के गांव के, ये वो जो नशे करते हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना इसकी जड़ पे वार किया जाए। अगर इसकी जड़ी हम खत्म करने में कामयाब हो गए तो ये नशा भी खत्म हो जाएगा और ये चोरी भी रुक जाएंगे। तो फिर हमने देखा कि आसपास के वहाँ से जो यमुना का एरिया है वहाँ से तस्करी होती है, दूर दूर से लेने आते हैं जी वहाँ पे। वो छोटा होता है चिट्टा, अच्छा चिट्टा और स्मैक दोनों, स्मैक बोलते हैं जिसको, वो है। नहीं चिट्टा अलग है स्मैक अलग या एक ही है वो? बस हमने नहीं पता जी क्या बोलते हैं, सफेद सफेद रंग की होती है, चिट्टा उसी को बोलते हैं, पता नहीं जी क्या होता है। क्योंकि हमने उनको पकड़ा अपने खेत में पीते हुए भी पकड़ा। वो एक फॉल पेपर होता है सिल्वर से का, उसके ऊपर धुआं सा उठाते हैं और पीते हैं और वो पीछे गिर जाते हैं ऐसे पीते पीते। फिर हमने सोचा भाई ये बता दो है क्या है, उनको पता नहीं यार बस मजा आता है। उसको पकड़ा और टिक्के भी लगाते हैं वहीं गन्ने में बढ़ के। और कई बार तो ऐसा हुआ जी गन्ने की फसल तैयार होती है और 2-2, 2.5-2.5, 3-3 एकड़ गन्ने की जड़ के सुहा, क्योंकि अंदर बैठ के वो बीड़ी पीते हैं, स्मैक पीते हैं और उसमें आग लग जाती है और सारी फसल सुहा बिल्कुल। तो जी कोशिश करी 1-2 बार उसको भी पकड़ने की, जो परे से देने आता है, यूपी का लड़का है वो, एक क्या बहुत है जी, लेकिन वो रखता है नाजायज हथियार साथ में। 1-2 बार उन्होंने फायर भी करा है। तो फिर गांव वाले, मैंने बल्कि बहुत डेट किया जी, मैं कहा चलो भाई मैं चलूंगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे हम साथ में, लेकिन गांव वाले चलो। पुलिस वाले भी साथ में, पुलिस वाले भी डरते हैं जिनसे, बोले यार नाजायज हथियार रखता हम नहीं जाएंगे भाई, क्या पता सीधा मार दे। मैं कहा भाई हम तेरे साथ में चलेंगे, आगे हम होएंगे, तू पकड़ लेना, तू एक बार साथ तो चल। पुलिस वाले भी नहीं साथ गए। एक बार तो शायद डीएसपी भी आए थे, मैं नाम भूल गया उनका, क्या था, सोनू नरवाल जी, सोनू नरवाल डीएसपी है शायद वो, डीएसपी है। हाँ वो भी आए थे, वो भी रेतते में उनके पीछे दौड़े थे। वो बोलो यार बड़ा कठिन काम है, तो मगर देख लो जी हम कितने परेशान है यहाँ पे। तो जी वो तो हमें मिला नहीं, पकड़ा नहीं गया, लेकिन हमने क्या किया भाई तुम लोग यहाँ से अपना रास्ता चेंज कर लो। उनको पिटा भी कई बार, क्योंकि नशे में वो चोरी करते पकड़े गए, उनको मारा भी, और मारने के बाद उनको 2 मारते हैं, फिर दोबारा कैसे पुलिस के हवाले करे, और पुलिस रात को दे के सुबह छोड़ देती है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो बहुत सबूत नहीं मिलते हैं उनके खिलाफ में, और दूसरा क्या है कि ऊपर से ऊपर अधिकारियों की मिली भगत रहती है, जिसकी वजह से किसी भी नशा के तस्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर तो नहीं होगी। ये आपने ट्राई करके देख लिया, पंचायत के लेवल पर भी ट्राई कर लिया, ग्राम सभा के लेवल पर भी ट्राई कर लिया। अब फिर समाज ने अपने आप कमान संभाली थी आपके गांव में, शायद कोई पंचायत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी उससे पहले एक और जिक्र करूंगा जी मैं। हम आए थे, करनाल में ही है नारकोटिक्स विभाग है इनका, उसका एक थाना बना हुआ है, शायद सेक्टर 6 में है वो। वहाँ पे भी आए, उन्होंने हमें जब आंकड़े बताए ना वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे जी। उन्होंने हमें पूरा का पूरा एक लिस्ट दी, पेपर दिया, उस पे लिखा था कि कौन सा नशा कितना ग्राम वैध है वैध नशा करना वैध है। कौन सा नशा अगर आप अपने साथ में लेके चल रहे हो तो वैध माना जाएगा कानूनी रूप से। तो उसमें हमने बहुत नशों के नाम पढ़े, ऐसे पढ़े जिसका नाम पहली बार सुना। और फिर उन्होंने बताया भाई ये सरकार ने वैध घोषित किया हुआ है, अगर इससे ज्यादा पाया गया तब हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। और वो तो कोई इतना ही लेके चलते हैं, उनको मालूम है ये उन अपराधियों को पता है। एक सवाल पूछा जी, मैं था, वीर सिंह भाई था, सोनी भाई भी थे, यही थाने की बात थी। मैं कहा अच्छा ये बताओ इससे ज्यादा वो लेते नहीं, अगर हमने पकड़वा भी दिया तो फिर भाई क्या सजा दोगे? आप दे नहीं सकते भाई। क्यों भाई? हमारे हाथ बंधे हैं। तुम अगर फिर भाई बड़े नशे के साथ पकड़वाओ, मगर अगर बड़ा नशा ना पकड़े गया और ये काम चलता रहा ऐसे ही सालों साल, तो हमारा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करें भाई हम? लड़का ठीक था जिससे बात हुई थी हमारी, शायद वो SI था इसमें थाने में, जो भी। तो उसने बोला, बढ़िया बात बोली, भाई देखो काम आप लोग बढ़िया कर रहे हो, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। उन्होंने इतनी छूट दे दी, SHO ने भी, कुंजपेर वाले ने, भाई हाथ पैर तोड़ दो। मैं किसके तोड़े? ये भी तुम्हारे भाई हैं। ये भी तो भाई है। और तोड़ देंगे, तोड़ के बिठा देंगे, कल को फिर नशा करना है। लेकिन आप जड़ पे वार क्यों नहीं करते? हमने बोला कि आप इधर से हम आपके साथ चलेंगे, 10, 15, 20 पूरा गांव, अगर आप बोल लो तो पूरा गांव साथ है जी इस बात में।
रेत वाले बात में, इसमें स्मार्ट मीटर के बात में गांव हमारा बिल्कुल साथ था जी, पूरा का पूरा। भाई हम आपके साथ चलेंगे, आप 10 आओ तो 50 लोग गांव के आपके साथ हैं, लेकिन आपकी टीम एक यूपी से भी आनी चाहिए। क्योंकि वो करता क्या है, यमुना का है, यमुना में कहीं कभी इतना पानी, कभी इतना पानी, कभी इतना पानी होता है। तो वो क्या करता है, पानी में बुलाता है उनको और मुट्ठी बंद करके ऐसे देता है और एक हाथ पे ऐसे लेता है और चला जाता है पानी के अंदर ही। उसको डर है कि क्या पता ये कोई दूसरा बंदा किस वेश में आ जाए, क्या पता कोई जो खराजपुर गया। मेरी तो बिल्कुल पहचान हो गया उनको तो क्योंकि मेरे खेत भी है, मेरा बचपन भी वहीं बीतता, उनको पहली पहचान है बिल्कुल। तो जी उन्होंने बिल्कुल पहचान हो गया और एक दो बार मैं बिल्कुल पास में भी गया उसके बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल टच में चले गया था, वो धक्का देके भाग गया। मतलब मैंने ये बोल दिया भाई जान जोखिम में डाल के लेकिन पकड़ेंगे। लोग बोल रहे थे, गांव के भाई भी बोल रहे थे, सोनियर भी बोल रहे थे, यार नजायज हथियार रखता है, कुछ नहीं पता इनका क्या कर दे। मगर देखी जाएगी यार, या तो मैं ही नहीं या फिर ये नहीं, यहाँ तक की नौबत भी आ गई थी। लेकिन फिर भी वो भाग गया जी, क्योंकि मुझे साथ नहीं मिला। अगर उसको मैं ऐसे पकड़ता भी दोनों तरफ से, एक तो मेरे से लंबा था वो बहुत हाइट में, आपकी हाइट का था शायद वो, और अगर पकड़ भी लेता तो मुझे दूसरे का साथ चाहिए था, तो दूसरा कोई साथ नहीं था। पुलिस वाले थे पीछे बहुत, वो डरते हैं। लेकिन कोशिश बहुत करी जी। लेकिन फिर जो ये नशेड़ी हैं, जो नशा लेने वाले आते हैं, मैं आपको बताऊं जी, असंध, लाडवा, आपका जी गुलाची का कितनी दूर है यहाँ से, देख लो, वहां तक के बच्चे नशा लेने आते हैं यहाँ, इतनी दूर। नहीं, गुलाचिका वालों के लिए तो पंजाब वाला भी बॉर्डर नजदीक पड़ता है, पता नहीं जी क्या कारण है। हमने पूछा, रात को 12-12 बजे हमने पहरा दिया अपने वो चौक है जो हमारा खेत होगा, वहां पे गाँव वालों ने मिलके 8-10 साथियों ने उनसे पूछा भाई क्या लेने आते हो, भाई नशा लेने आते हैं। सीधा बोल रहे हो भाई नशा टूटा हुआ है, नशा करना है, या तो मार दो या नशा हमने लेने जाने दो, इससे ज्यादा और क्या करेंगे। बंदे ने सरेंडर ही कर दिया बिल्कुल, 2 थप्पड़ मारे और ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं वो। तो करें तो क्या करें। फिर हमने उनको ही बोला भाई आज तो जोड़ रहे हैं हाथ, कल को मारने की नौबत ही मार भी देंगे, क्योंकि हमारी चोरी हो रही है। ये लगा लो जी, जो एक ट्रांसफार्मर अगर चोरी हो जाता है ना, उसको कम से कम जो उसमें तेल डलता है वो डलता है 80 से 90 लीटर, जो बिजली का तेल डलता है ट्रांसफार्मर में, और वो आता है 10 से 12 हज़ार का, 80 से 90 लीटर तेल। दूसरी बात, अगर ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, वो उसके अंदर से तारें निकाल लेते हैं कॉपर की, तो वो ट्रांसफार्मर पहली बात तो बिजली विभाग देता नहीं समय से। अगर वो मिलता भी है तो महीने 10 दिन, तब तक जीरी या धान की या जो भी फसल है वो सूख जाती है, वो नुकसान। दूसरी बात, वो कम से कम 25 से 30 हज़ार का ट्रांसफार्मर आता है, और सीजन में कई बार तो ऐसा हुआ कि 6 महीने में 6 महीने की फसल में 2-2 ट्रांसफार्मर खुल गए। समर्सिबल की तार होती है जी, जो समर्सिबल में अंदर नीचे जाती है, वो खींच के निकाल लेते हैं, उसको काट लेते हैं, और तार काट दी तो मोटर नीचे समर्सिबल में, वो नुकसान जमींदार का। तो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। तो उस नुकसान से दुखी हो गए, 1-2 को पीटा भी, पुलिस के वाले भी किया, फिर डेली पहरा लगाया, वहां से फिर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। मगर देखो हम छुटवा तो सकते नहीं आपका, लेकिन भाई रास्ता चेंज कर लो, नहीं तो हम हाल ऐसा करेंगे कि लेने लायक नहीं बचोगे, तुम दोबारा आओगे नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब कुछ हद तक काबू है, नशे पे काबू है। तो उसके बाद फिर एक नशे वाली मुहिम के बाद फिर आप लोगों ने ये अवैध जो माइनिंग थी, रेत की खान थी, खान वालों के साथ भी कुछ पंगा हुआ था, शायद आपके गांव के किसी बच्चे की जान चली गई थी, कुछ हाँ, ऐसा वो पास के गांव के बच्चे की गई थी एक की, हाँ, बजीतपुर से। कैसे क्या वो हुआ? तो अभी हुआ था जी, लेकिन ये पिछले लगभग 4 साल है, वो मेरी वीडियो भी वायरल हुई थी, सुशील भाई ने अपने पेज पे डाल ली थी, वो वीडियो लाखों में चली गई थी उस वक्त। मुझे नहीं पता वो वीडियो कैसे पहुंच गई उन तक, और ये नहीं मुझे पता कि वीडियो बना किसने ली, क्योंकि मैं ऐसी हालत में खेत में से आया था, और जो हमारे गांव के सरपंच थे वो नए निर्वाचित हुए थे, वो बोल रहे थे यार तुम लोग बोलते भी हो, तुम लोग को बोलना भी अच्छा आता है, और आओ एक बार अपनी बात रखो, क्योंकि वहाँ पे DC, SP और जो खान के ठेकेदार थे वो सारे आए हुए थे। उस वक्त 3 साल पहले खान की शुरुआत होने जा रही थी, और वो अपने फायदे गिनाने आ रहे थे गाँव वालों को, इसके ये फायदे होंगे, हम आपको इतना लाख रुपए सड़क के दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस वक्त सभी सरपंचों ने विरोध किया था जी, क्यों मैं झूठ बोल लूं, उस वक्त सभी सरपंचों ने विरोध किया था, भाई हम लगने नहीं देंगे, अपने गांव वालों के साथ हैं। पूरे गांव वालों ने विरोध किया था, आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे, और उस वक्त वो वीडियो भी वायरल हुई थी मेरी। मैंने बोला था कि भाई देखो, कई सवाल भी किए रहे थे उनसे, वो बोलते हैं कि हम पेड़ लगवा देंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, हम सड़क का हर महीने का
जो यमुना से बिजीतपुर गांव के होते हुए कुंजपुरा सड़क आती है, उसका हम 36 लाख रुपए पर महीने का देते हैं, शायद पर महीने के बताया था उन्होंने। तो तब भी मैंने सवाल किया था, भाई 36 लाख तो आप दे दोगे, लेकिन वो दोगे किस लिए? सड़क बनवाओगे, पहले आपने तोड़ दी, फिर सड़क बनवाओगे, फिर आप लोग तोड़ोगे, तो फायदा किसको हो रहा है इसमें? फायदा तो आप लोगों को हो रहा है, तो आप पैसे दोगे किसको? इस प्रशासन को देते हैं, पीडब्ल्यूडी को देते हैं। भाई पीडब्ल्यूडी को देते हो, लेकिन पीडब्ल्यूडी को उन पैसों लेके बैठ गया और सड़क बनवा भी दी मान के चलो, और 2 दिन बाद फिर टूटनी है वो। गांव वालों को इस सड़क से फायदा क्या होगा? तब भी ये सवाल किया था, और आज वो साल आप भी वो सवाल जीव कहते हो खड़ा है जी, सारा का सारा, और हो भी ऐसा रहा है। कई सवाल थे उस वक्त, उस वीडियो में बोले थे, मैंने पूछे थे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं था उनके पास। नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। और मैं इसमें आप सब लोगों को ये बता दूं कि देखिए, वैक्सीन के मुद्दे पर पूरे गांव को जागरूक किया इन साथियों ने, शिक्षा के मुद्दे पर स्कूल पे काम किया इन साथियों ने, न्याय के मुद्दे पर भी बोले, नशे के मुद्दे पर भी बोले, सड़क पे गलत तरीके से चल रहे वाहनों के ऊपर भी बोले, और तमाम तरह के जितने मुद्दे गांव के थे सभी मुद्दों पे काम किया और पूरा गांव साथ आया। कमाल की बात ये रही कि जब पूरा गांव साथ है और थोड़े दिनों के बाद फिर पंचायत के चुनाव आ जाते हैं, और उन चुनावों के बाद में पूरा गांव टूट के बिखर जाता है सिर्फ इस तंत्र के चालों के सामने। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि पूरे गांव को तोड़ने का जो खेल है, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई खेल रहा है तो वो ये निर्वाचन आयोग खेल रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, जिसने पूरे गांव को इस तरह से तोड़ने का एक प्रपंच रचा। जातिवाद में जी, जातिवाद कह लो, पार्टीबाजी कह लो, या किसी भी तरह के तमाम तरह के जितने भी कष्ट इस गांव के ऊपर आए। तो अभी जो है, अब भविष्य में जो गांव के अंदर जो आप लोगों की टीम बनी है, क्योंकि अभी कैथल की ट्रेनिंग में भी आपके गांव से कई लोग आए थे जो ट्रेनिंग के लिए आए, और उन्होंने पूरी ट्रेनिंग का जायज़ा लिया और बताया कि भाई बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हो, और हमें नहीं मालूम था यहाँ आने से पहले कि इतना अच्छा काम है, क्योंकि पूरी अब 3 दिन की वीडियो टुकड़ों में आती है, आप तक नहीं पहुँचती है बात क्या है। लोगों को तो ये लगता है कि ये ट्रेनिंग में सिर्फ भाषण देते हैं। असल में आप देखिएगा कि जिसने भी राजीव भाई को सुना हुआ है या फिर आने वाले या फिर जेएसएम की ट्रेनिंग ली हुई है, पूरे गांव में उन मुद्दों की समझ किसी के पास नहीं है कि प्रशासन से, तंत्र से सवाल क्या पूछने कर सके। यानी कि आपको यदि असल में अपने गांव को बचाना है तो बचाना किससे है, क्या बीमारी है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों की जानकारी होना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर ट्रेनिंग के माध्यम से एक जैसी ऊर्जा के लोगों को, एक जैसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को साथ लाने का काम हम लोग करते हैं। तो आज आपका भविष्य में अपने गांव के लिए क्या प्लान है, क्या आप अपने खिराजपुर के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, और भविष्य में आप किस तरह से लोगों को अपने साथ, यानी किन मुद्दों पर जोड़ना चाहोगे, और क्या संदेश गांव के लोगों के लिए आपका है, गांव और देश के लोगों के लिए? संदेश तो यही है जी, बाकी जिस मुद्दों पे काम कर रहे हैं गांव साथ है, जैसे आपने बोला है ना जी, समस्या बतानी पड़ेगी गांव वालों को पहले हमें। अगर समस्या आप लोगों ने बता दी तो गांव वाले 100% आप लोगों के साथ खड़े होंगे। 1% ऐसा चांस नहीं है कि गांव वाले नहीं खड़े होंगे, क्योंकि समस्याएं हैं ये कॉमन है हर एक गांव की, हर एक गांव की समस्याएं कॉमन है जी। नशे की लगा लो, या फिर स्कूल की लगा लो, गांव की जितने भी सामुदायिक जो जगह है उनकी लगा लो, हर एक चीज ये कॉमन है जी हर एक गांव में। लेकिन आप लोगों तक जाना पड़ेगा। हमने कई बार क्या किया जी, वीर सिंह भाई ने, मैंने, सोनी भाई ने लगभग 3 से 4 बार, जो हमने अभी फपड़ाने में किया है ना जी अपने गांव में, वो काम हमने 3 से 4 बार गांव में कर दिया। लगभग हर एक घर हमने 3 बार कवर कर लिया गांव का पूरा, हर एक गली, हर एक घर, एक भी घर नहीं छोड़ा हमने। उस कोने से लेके उस कोने से उसके चारों तरफ, अंदर, बीच में पूरा कवर कर लिया, और वो डाटा भी सारा है। हाँ। बस वो पूरा उसका जोड़ तोड़ लगा के गांव के सामने रखना बाकी है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यदि आप लोगों को समझ है और आप लोगों की एक अपनी टीम है, छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अकेले हो तो भी जब आप शुरुआत करते हो तो बाकी लोग कारवां बनता रहता है और जुड़ते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। ये काम साबित किया है खिराजपुर के इन लोगों ने। आज हमारे साथ उन खिराजपुर की टीम में से करण भाई साथ में थे। आने वाले वक्त में और जो साथी है उन सारे जो खिराजपुर के साथियों का एक पूरा का पूरा टीम का एक इंटरव्यू हम लोग लेना चाहेंगे गांव खिराजपुर में ही, और आपको उस गांव के लोगों के भी व्यूज़ आपके सामने रखेंगे
कि इन ट्रेनिंग से क्या होता है और साथियों को जोड़ने का क्या फ़ायदा होता है और गांव में किन किन मुद्दों पर काम किया जा सकता है ग्राउंड लेवल पर। तो इसी तरीके से जनता सरकार मोर्चा के और साथी जो अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं, हम उन सबके गांव में आएंगे, उन सभी योद्धाओं से मिलेंगे और जितने जेएसएम के चेहरे हैं उन सबको बताएंगे कि ये वो साथी हैं जिनसे आपको जुड़ना है। तो करनाल जिले का कोई भी साथी यदि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहता है तो वो करण भाई को मैसेज करेगा और उसके बाद उनमें से यहाँ तक कि करनाल से भी और पानीपत से भी, कुरुक्षेत्र से भी, कैथल से भी किसी का भी नंबर, मतलब ये आपको बता देंगे कि आप किसी भी जिले से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आपको किन से जुड़ना है। और करण भाई का नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ, 9991911784, यानी कि 999-19-11-784। आप इस नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप जनता सरकार मोर्चा की टीम में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आगामी गतिविधियों पे जानकारी के लिए आप इनके यूट्यूब का चैनल है राजीव दीक्षित केवीएस, करण वीर सिंह सोनी, केवीएस का मतलब ये था। और इनका जो एक अपना वीर सिंह का हिंदी में फेसबुक पेज है वीर सिंह जेएसएम के नाम से, एक वीर सिंह का अंग्रेजी में वीर सिंह है, आपका हिंदी में करणपाल है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में करणपाल है। और जनता सरकार मोर्चा करनाल के नाम से, जनता सरकार मोर्चा करनाल का पेज भी करण भाई चलाते हैं। तो बाकी सारे साथी भी इनसे जुड़ सकते हैं आने वाले वक्त में। आप हमारे साथ आए इस पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जुड़ते रहिएगा। अगली ट्रेनिंग में भी जुड़ने के लिए आप इनके नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें अगली ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। भारत के किसी अगली जो जेएसएम लेवल 1 की ट्रेनिंग होने वाली है, उसके लिए आप इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि मैसेज करें, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। रात को कॉल आती है 1 बजे 2 बजे, रात को सोने नहीं देते हैं, हम समझते हैं। प्लीज आप मैसेज किया करिए। जय हिंद, जय भारत।